नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनीत वर्मा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में। आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, चाहे प्रैक्टिस का हो, चाहे एलएलबी के बच्चों के लिए है। जितने भी बच्चे हैं सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है ये कानून। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या शहरी क्षेत्र के लोग हैं जिनके सिविल संबंधित अधिकार हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति की प्रॉपर्टी संबंधित अधिकार है, कोई व्यक्ति किसी के साथ कुछ भी गलत हुआ है जो आपराधिक कृत्य नहीं है, तो उनके बारे में ये कानून बनाया गया है। और इस कानून की खासियत ये है कि इसमें दो पार्ट हैं, एक धारा वाला है, दूसरा आदेश वाला है। जैसे आप लोगों ने कानून में देखा होगा कि कहीं पर बात की जाती है धारा की और कहीं पे बात की जा रही है आदेश की, कहीं पे बात की जा रही है नियम की, कहीं पे बात की जा रही है अनुच्छेद की। तो इन सब चीज़ों में आप उलझ जाते हैं। लेकिन इस जो कानून में बात करी जा रही है, एक तो बात करी जाएगी धाराओं की, जो इसका एक पार्ट होगा। दूसरे पार्ट में बात किया जाएगा आदेश और उनके नियम। तो दो पार्टों में ये पढ़ा जाता है। तो पहला इसका पार्ट जो है, जिस पार्ट में संशोधन करने की बात आती है कि अगर उसमें कुछ चेंज किया जाए तो उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कर सकती हैं। जो आदेश वाला भाग है उसमें कि हाई कोर्ट भी संशोधन क्या है कर सकती है, यानी केंद्र राज्य तो कर ही सकती, हाई कोर्ट भी कर सकती है। और कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनमें हाई कोर्ट को भी अधिकार है कि वो संशोधन कर सकती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है और ये जब लागू हुई थी हमारे देश में तो 1 जनवरी 1909 को लागू हुआ था। तो सिविल प्रक्रिया संहिता का हम नेचर देखते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी होती है। जैसे आप सब बच्चों की प्रकृति कैसी है, शैतान बच्चों, बिना किसी भी तरीके से वीडियो देख लेते हो, पूरी देखते नहीं हो, कमेंट भी नहीं करते हो, तो वो आपका नेचर है। और ये नेचर जो है कानून का है, उसके बारे में हमको देखना है। क्या देखना है कि विधि को मूलतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक मौलिक अथवा एक प्रक्रिया विधि, यानी कि सब्स्टेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। तो मौलिक विधि वो होती है जहाँ पर हम किसी अधिकार और दायित्व की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा आपराधिक विधि देख रहे हो, बीएनएसएस है, तो वो क्या है, प्रक्रिया विधि है। और आपराधिक विधि जब आप बीएनएस देखते हैं 2023 जो आईपीसी था, वो बताती है अपराध संबंधित बातें। तो उनको अगर तुम अपराध करोगे, यानी 300 का अपराध कर दोगे जो पहले आईपीसी था, या अब हमारा जो सेक्शन है 101, 100, अगर उन सब का अपराध करोगे तो उसके लिए बीएनएसएस बनी है 2023। उसकी प्रक्रिया का पालन करते हुए पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, मजिस्ट्रेट आपको सज़ा देगा, आपके खिलाफ़ सबूत इकट्ठा किया जाएगा, आपके खिलाफ़ विचारण चालू होगा। तो वो सारी प्रक्रिया विधि में होता है। और कहाँ पर दंड बताया गया है कि हत्या का दंड क्या है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध का दंड क्या है, कैसे वो अपराध होता है, वो अपराध की आवश्यक तत्व क्या है। तो ये सारी बातें कहाँ पे बताई जाती हैं, वो मौलिक विधि में बताई जाती है। और प्रक्रिया विधि में उसके बारे में संचालन को बताया जाता है कि अगर ये घटना करके आओगे तो उसकी क्या प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तो उसके बारे में बात करी जा रही है, वो की जाती है प्रक्रिया विधि में। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। परिभाषा जो इसमें लिखी गई है उसको देख लेते हैं कि मौलिक विधि एक ऐसी विधि है जो पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करके उन्हें सुनिश्चित कर दी है, मौलिक विधि कहलाती है। जैसे भारतीय संविधान अधिनियम मौलिक विधि है जो संविधान संबंधित बात करती है। भारतीय दंड संहिता, संपत्ति अंतरण अधिनियम, ये सब क्या है, मौलिक विधि हैं। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, छोटा क्वेश्चन होता है, लेकिन लोग क्या होते हैं, अगर उनको प्रारंभिक रूप से जानकारी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एग्जाम्पल बताने में चूक कर देते हैं। क्योंकि धारा 106 देखोगे तो वो थोड़ा सा जो है टीपीए की उसमें कुछ बातें की गई हैं, ठीक है। तो प्रक्रिया विधि क्या है, ऐसी विधि जो मौलिक विधि को परिवर्तित करने के लिए कार्रवाई का निर्धारण करती है, प्रक्रिया विधि कहलाती है। और प्रक्रिया के अंतर्गत सिविल एवं दांडिक सभी कार्रवाइयाँ शामिल हैं, यानी सिविल
भी आती है प्रक्रिया के अंतर्गत, डांडिक कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। तो सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सारी प्रक्रिया विधि हैं। साक्ष्य अधिनियम में भी मौलिक विधि के और प्रक्रिया विधि के दोनों के लक्षण हैं। कुछ एक भाग है उसका मौलिक विधि का जो बात करता है, जैसे कि वहाँ पर स्टॉपेल का सिद्धांत है, जो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो धारा 115 से लेकर 117 तक बात की गई थी चैप्टर नंबर 8 में, वो जो बातें थी वो मौलिक विधि वाले लक्षण थे। और जितनी भी बातें हैं एविडेंस एक्ट में आप देखेंगे 1872 वाले में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर प्रक्रिया की ही बात की जाती है। तो इतनी बातें हो गई हैं। फिर हम लोग अब इतिहास थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग का भी बहुत अच्छा इतिहास रहा कि आज तक जो है नौकरी नहीं पाए हैं, तो वही इतिहास बदलना है। तो इसका भी इतिहास कुछ रहा होगा और इतिहास बदलना है। इतिहास क्या है इसका, कि भारत में सिविल प्रक्रिया संहिता का इतिहास वास्तव में सन 1859 से प्रारंभ होता है। यानी कि सिविल प्रक्रिया बनने का इतिहास कब से चालू होता है, 1859 से। और इससे पूर्व दीवानी न्यायालयों में कोई एक समान प्रक्रिया लागू नहीं थी। दीवानी न्यायालयों में क्या थी, एक समान प्रक्रिया। तो कहते होंगे गांव में आपने देखा होगा बूढ़े लोगों को, दादा लोगों के, दीवानी के केस चलत है भैया, बहुत साल से चल रहा, आज तक फाइनल नहीं हुआ। तो वही आज पढ़ने जा रहे हो, दीवानी की प्रक्रिया विधि, केस फाइनल हो रहा है नहीं हो रहा है, उसी के बारे में आपको ये जानकारी होगी। तो सन 1859 में निर्मित सिविल प्रक्रिया संहिता का योगदान प्रक्रिया विधि में एक रूपता लाना रहा, तथापि यह अपूर्ण मानी जाती रही। फलस्वरूप आवश्यकता अनुसार सन 1877, 1879 और 1882 में संशोधन किए गए और अंततः 1908 में एक परिष्कृत रूप में लागू कर दिया गया। हालांकि 1908 की व्यवहार सिविल प्रक्रिया संहिता अनेक अधिनियमों के फलस्वरूप अव्यवस्थित और अपूर्ण प्रतीत होने लगी और कालांतर में इसमें 1976, 1999 और 2002 में सीपीसी में पुनः संशोधन किए गए हैं। फिर हम देखते हैं कि जो ये कानून होता है, इस कानून का प्रभाव कैसा होता है, क्या सीपीसी बहुलक्षी प्रभाव करती है। तो जैसे मान लीजिए आज जो आप ने किसी भी सीपीसी का कोई अपराध, सीपीसी का कोई मतलब कृत्य किया है, अगर कोई कृत्य कर लिया है, तो क्या आज जो कृत्य करेंगे और कल कोई सरकार चेंज करती है, तो क्या कोई कल केस आता है, क्या उन पर ये प्रभाव डालेगी कि नहीं डालेगी, मतलब आज की घटना से कल की घटना पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे बात करी जा रही है कि इस विवादग्रस्त प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि निहित अधिकारों को छीनने वाली कोई भी जो संविधि भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती है। चूँकि यह संहिता एक प्रक्रिया संबंधी है, इसलिए जहाँ तक प्रक्रिया संबंधी विधि का प्रश्न है तो वह तत्समय लंबित या भविष्य की सभी कार्रवाइयों पर लागू होती है। अतः जब तक इसके विरुद्ध कोई अच्छे आधार ना हो तो उस प्रक्रिया संबंधित कोई भी परिवर्तन भूतलक्षी प्रभाव रखेगा। इसके बारे में बात की गई है नानी गोपाल मिश्रा बनाम बिहार राज्य में। और एक इम्पॉर्टेंट केस है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, महादेव बनाम रामलोचन का। अब महादेव बनाम महादेव भी आ गए, आपके रामलोचन साहब भी आ गए, 1980 का केस है। इसमें क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि सिविल प्रक्रिया संहिता प्रवर्तन में भूतलक्षी नहीं है, यानी कि ये भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता है वर्तमान में। तो क्या फिर बात की जा रही है, क्या सिविल प्रक्रिया संहिता मौलिक विधि है या प्रक्रिया विधि है। तो आपने देख लिया कि ये हमारी कैसी है, प्रक्रिया विधि है या मौलिक विधि, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य वाद के दायर किए जाने से लेकर टिकरी के निष्पादन तक की कार्रवाई को नियमित एवं नियंत्रित करना है, इसलिए यह शुद्ध रूप से प्रक्रिया विधि ही है। लेकिन एक केस है टॉपलाइन शूज लिमिटेड बनाम कॉरपोरेशन बैंक 2002 का, के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह धारित किया कि हमारी प्रक्रिया विधि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें यह अपेक्षा की जाती है कि किसी व्यक्ति की सुने बिना उसे दोषी सिद्ध नहीं किया जाएगा। यानी कि हमारी जो ये प्रक्रिया विधि है ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का क्या है, पालन करती है। ये बात कहाँ पे की गई थी, तो इस केस के माध्यम से की गई थी। टॉपलाइन शूज लिमिटेड बनाम कॉरपोरेशन बैंक 2002 का केस है।
फिर बात की जा रही है वही जो मैंने आपसे पहले बात की थी, क्या संहिता में उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो बताया जाता है हाँ भैया किया जा सकता है। कुछ धाराएं हैं जैसे 12, 123, 124, 126, 127, 129, 130 और 131, यानी नियम बनाने संबंधित जो बातें हैं। 12 यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, इसको सही कर लेना, 122 है। तो मतलब यह परिवर्तन कर सकती है। फिर कहते हैं एक संशोधन है जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सीपीसी में जो संशोधन 1999 एवं 2000 द्वारा जो किए गए प्रमुख परिवर्तन हैं वो कब से लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2002 से प्रवर्तित हुआ था। 1 जुलाई को अपना टीपीए भी हुआ था, उसको भी आप सभी याद रखना, देखो भूलना मत। ये समस्याएं नहीं तो बहुत ज़्यादा कर देंगी। एक क्वेश्चन से आप बाहर होंगे तो बाद में हमको बहुत दर्द होगा। बाहर आप होंगे, दर्द हमें होगा, क्योंकि हमने इतना अच्छा आपको पढ़ाया। तो फिर अगली बात हम बात करेंगे। अब ये सारी बातें ज़्यादा ध्यान न देकर, क्योंकि परीक्षा के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। तो सिविल प्रक्रिया संहिता हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसकी जैसे कि मैंने सबकी बात करता हूँ कि इसमें कुल धाराएं कितनी हैं, तो 158। ठीक है, इसका एक्ट नंबर क्या है, 5। इसमें आदेश कितने हैं, 51। और ये सारी बातें हम नॉर्मली हर एक एक्ट को पढ़ाने के पहले करते हैं। तो यही बात हमने भी कह दिया। 1 जनवरी 1909 को ये लागू हुई, ये बात याद रखना है। 1908 का है तो आप 1 जनवरी 1908 मत मारना, ये गलती आप कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत होशियार बच्चे हैं। ऐसी गलती आपसे होना स्वाभाविक है। 1909 लगाना, ठीक है बेटा, समझ गए होगे। फिर अब बात कर रहे हैं संक्षिप्त नाम। इसका संक्षिप्त नाम सीपीसी कह देना। 1908 कब लागू हुई, 1 जनवरी 1909। और कहाँ पर ये लागू है, तो नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू है। इसमें 1951 का जो संशोधन हुआ था वो लागू हुआ है 1 अप्रैल 1951। एक बार हुआ कि बेटा संशोधन पूछ लिया गया, मुझे गुस्सा आई, मैंने जितने भी संशोधन हुआ सब संशोधन कब लागू हुए उनको लिख दिया। ये नोट्स में आपको उपलब्ध हो जाएगा, बहुत कम आपको मिलेगा, देख लेना। 1951 का जो संशोधन हुआ था 1 अप्रैल 1951 को लागू हुआ था। 1956 में हुआ था तो 1 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। और 1976 में जो संशोधन हुआ था तो 1 फरवरी 1977 को लागू हुआ था। 1999 में जो संशोधन हुआ था 1 जुलाई 2000 को हुआ था। 2002 वाला भी 1 जुलाई 2002। तो ये थोड़ा इजी है आपको कि 1999 2002 वाला जो लागू हुआ था 1 जुलाई 2002 को। फिर 2015 में जो वाणिज्यिक न्यायालय के संबंध में जो अमेंडमेंट हुआ था वो कब लागू हुआ था, तो 23 अक्टूबर 2015 को। इतना याद हो गया होगा तो मुझे एक बार जो है थैंक्स बोलो बेटा, क्योंकि इतना हमने आपको याद करवा दिया। फिर हम इसमें बात करेंगे कि 158 धाराएँ, 11 भाग, 51 आदेश, 1 अनुसूची, ये सारी बातें हमने पहले भी कर दी है। पहले 5 अनुसूची थी, अब सब निरस्त करके 1 बची हुई है। फिर हम लोग इसको प्रक्रिया में जो ऑर्डर पढ़ने का तरीका होता है उसके बारे में, इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट आएंगे धारा पे बात करेंगे। धारा में हम बात करेंगे कि सीपीसी कहाँ लागू है, कहाँ लागू नहीं है। तो धारा एक बात करती है कहाँ लागू है, नागालैंड और जनजातीय क्षेत्र को छोड़कर सभी पर लागू है। और कहाँ नहीं लागू है, कहाँ लागू है, राजस्व न्यायालय पर। यानी कि जब राजस्व न्यायालय के प्रावधान मौन हैं तब राज्य सरकार राजपत्र में घोषणा द्वारा सीपीसी को लागू या लागू नहीं कर सकती है। फिर ये बात करते हैं कहाँ लागू नहीं है, तो सेविंग क्लास 4 देख लेना, 7 देख लेना और 8। सेविंग क्लास यानी विशेष विधि पर लागू नहीं है। स्थानीय विधि हो या तत्समय प्रगत कोई विधि है या विशेष अधिकारता या शक्ति वाला कोई है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं है। प्रांतीय लघुवाद न्यायालय से कुछ उपबंध पर लागू नहीं है और प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय पर नहीं है, यानी 7 और 8 पर भी लागू नहीं है। और जो प्रांतीय लघुवाद न्यायालय के संबंध में एक बार मैचिंग के लिए आ गया था, कौन सा आदेश है, तो आदेश नंबर 50 है। और प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय संबंधित जो आदेश है वो आदेश नंबर 51 है। फिर हम बात करते हैं राजस्व न्यायालय क्या है। तो इसका जो है छोटा एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था तो इसके लिए मैंने नोट्स में लिख दिया है कि राजस्व न्यायालय जो कृषि प्रयोजन के लिए प्रयुक्त भूमि के भाटक यानी किराया, राजस्व या लाभों से संबंधित वादों या अन्य कार्रवाइयों को ग्रहण करने की अधिकारता किसी स्थानीय विधि के अधीन करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, राजस्व न्यायालय। किंतु ऐसे वादों या कार्रवाइयों का विचारण सिविल प्रक्रिया के वादों या कार्रवाइयों के रूप में करने के लिए इस संहिता के अधीन आरंभिक अधिकारता वाले रखने वाला सिविल न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि जो भी
ऐसे वाद कार्रवाइयाँ जो सिविल प्रक्रिया संहिता के वादों पर आरंभिक अधिकारिता रखने वाला जो न्यायालय है वो नहीं आता है। ये बातें क्लियर हो गई। फिर हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा हमेशा किसी भी एक्ट की इम्पोर्टेंट होती हैं और वो पूछी भी जाती हैं आपसे एग्ज़ाम में कि कहाँ पे कौन सी चीज़ परिभाषित की गई है। तो 2(1) में जो परिभाषा की गई है संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं 2(2) में डिक्री बहुत पूछी जाती है कि डिक्री क्या होती है। तो डिक्री ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है। प्रारूपिक अभिव्यक्ति मतलब जो भी न्यायालय का जो निर्णय होता है उसके फॉर्मेट में जो भी वो अभिव्यक्ति करता है, जो भी वो बातें कहता है तो वो क्लियर होती हैं। तो ऐसे न्याय निर्णय के प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो जहाँ तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित होता है, जो उसको व्यक्त करता है उससे संबंधित न्यायालय से होता है। बाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निराकरण रूप से अवधारण करता है। यानी कि कोई मामला है जो सिविल संबंधित मामला है और सिविल संबंधित मामले में न्यायालय ने अब व्यक्त कर दिया कि फले व्यक्ति का इस सिविल मामला जो ज़मीन का चल रहा था जी इसमें क्या है जो विवादग्रस्त विषय था कि इसकी ज़मीन है या नहीं है, तो उस विषय के बारे में सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में पक्षकारों का अधिकार का निश्चायक जो सबूत अवधारण करेगा वही डिक्री कहलाएगा। तो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या कहते हैं कि और वह या तो प्रारंभिक होगी या अंतिम, यानी किसी मामले में जो न्यायालय डिक्री पारित करेगा वो डिक्री या तो प्रारंभिक होगा या अंतिम होगा। मतलब कुछ बातों के लिए होगा कि आप ठीक है आपसे कल से ज़मीन में जो है जोतिए बोइए और तब तक मामला सुना जाएगा और फिर आपका अधिकार ए का है। तो ये सारा और फिर उसके बाद सारी आपने डॉक्यूमेंट दिया, चीज़ें चलती रही मामला और फिर अंतिम रूप से ये हो गया कि ए का ही पूरा अधिकार है। जोतने बोतने तो पहले मिल गया था लेकिन मालिकाना हक भी उसका साबित हो गया। तो ऐसी जो न्यायालय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति होगी वो क्या कहलाएगी, डिक्री कहलाएगी, जो प्रारंभिक और अंतिम हो सकती है। अब आता है डिक्री के अंतर्गत क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो वाद पत्र का नामंजूर किया जाना डिक्री आता है। धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का उदाहरण जो है वो डिक्री के अंतर्गत आता है। और क्या नहीं आता है, ना तो कोई ऐसा न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की भांति होती है। यानी कि अगर किसी भी चीज़ की जो अपील है आदेश की भांति होती होगी तो वो डिक्री के अंतर्गत नहीं आता है। ना तो व्यतिक्रम के लिए यानी चूक के लिए जो आदेश खारिज किया जाएगा वो भी डिक्री के अंतर्गत नहीं आएगा। इतनी बात क्लियर हो गया आप सभी को। फिर है डिक्रीदार। डिक्रीदार से मतलब है ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है। यानी कि ए गया था अपने खेत को मामला सुलझवाने और उसी के पक्ष में क्या है डिक्री पारित कर दी गई या कोई निष्पादन योग्य आदेश दे दिया गया तो वो क्या कहलाएगा, डिक्रीदार कहलाएगा। इसी के साथ निर्णित ऋणी भी हमको पढ़ना है। 2(10) में बात की गई। 2(10) में क्या किया गया है, निर्णित ऋणी वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य कोई आदेश किया गया है। क्या किया गया है, वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य कोई आदेश दिया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 2(5) में बात की गई है विदेशी न्यायालय। किसकी बात की गई 2(5) में, विदेशी न्यायालय की। तो विदेशी न्यायालय क्या होता है और इसी के साथ हमको पढ़ना है 2(6) विदेशी निर्णय। तो विदेशी निर्णय और विदेशी न्यायालय क्या है, तो ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के बाहर स्थित हो। विदेशी न्यायालय से क्या मतलब है, जो भारत से बाहर स्थित हो एवं केंद्र सरकार के प्राधिकार से ना तो स्थापित किया गया हो और ना चालू रखा गया हो। यानी भारत के बाहर हो लेकिन उसको केंद्रीय सरकार ने स्थापित भी ना किया गया हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विदेशी न्यायालय। जहाँ कहाँ पे परिभाषित किया गया है 2(5) में। फिर विदेशी निर्णय क्या होता है तो उसको कहाँ पे बताया गया है 2(6) में। क्या बताया गया कि विदेशी न्यायालय का निर्णय अभिप्रेत है। ठीक है, इसमें जो सेक्शन 13 और 14 आपके हम बताएंगे, इसी के साथ पढ़ लेना होता है। फिर सरकारी प्लीडर की बात कहाँ पे की गई है 2(7) में और प्लीडर की बात कहाँ पे की गई है 2(15) में। इतना याद रखना है, ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बस ये याद रखना है कि हमें 2(7) में क्या दिया गया है तो सरकारी प्लीडर, 2(15) में क्या है प्लीडर। प्लीडर को थोड़ा देख लेते हैं 2(15) में कि प्लीडर से न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपसंजात होने
और अभिवचन करने का हकदार कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जैसे अधिवक्ता, वकील, किसी उच्च न्यायालय का अटॉर्नी। यानी प्लीडर के अंतर्गत अधिवक्ता आता है, वकील आता है और इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय का अटॉर्नी भी आता है। यानी कि कोई भी मामला है, उस मामले में सिविल मामला आपका चल रहा है और उस मामले में वहाँ पर उपस्थित होने के लिए जो व्यक्ति है वो, या वहाँ पर अभिवचन करने का जो हक रखता है, वही व्यक्ति प्लीडर कहलाता है, जिसकी बात 2:15 में की गई है। 2:7 में किसकी बात की गई है? सरकारी प्लीडर की। ठीक है, इतनी बातें हो गई। फिर 2:8 में न्यायाधीश या जज की बात की गई है, जो बीएनएस में भी 2:16 में बात की गई है। 8 दूनी 16, यानी कि उसका दुगना कर देना है सीपीसी का बीएनएस में। सिविल प्रक्रिया संहिता का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है। 2:9 में निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्णय कहाँ पे है? 2:9 में। निर्णय के अंतर्गत क्या आता है? न्यायाधीश, देखो न्यायाधीश आएगा तो न्यायाधीश क्या करेगा? निर्णय। तो तुरंत निर्णय, न्यायाधीश के बाद क्या आता है? निर्णय। और यही न्यायाधीश क्या देता है? आदेश। तो इसकी बात कहाँ पे की गई? 2:14। ठीक है, तो निर्णय क्या है? न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत है। यानी कि न्यायाधीश क्या करता है? कोई डिक्री या आदेश का जो आधार से संबंधित जो कथन करता है वही निर्णय कहलाता है। आदेश 2:14 में है, सभी को पता है। सिविल न्यायालय के किन्हीं विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो डिक्री नहीं, यानी डिक्री जो नहीं है वही आदेश है और सिविल न्यायालय ही इसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति है। 2:14 में जिला है, नहीं पढ़ना है। 2:11 में विधिक प्रतिनिधि पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। विधिक प्रतिनिधि क्या कहता है? कि वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधिक दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो ऐसा व्यक्ति होगा, कोई मर गया है, उस मरे हुए व्यक्ति की जो संपदा है उसका प्रतिनिधित्व करता है कि भाई ये हाँ संपदा है। फिर इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो मृतक की संपदा में दखलंदाजी करता है। एक तो प्रतिनिधित्व करता है उस चीज़ का, या दखलंदाजी करता है कि भैया जो दादा मरे रहे हैं उमा हक हमरो है, दखलंदाजी कर रहा है। उमा जो ज़मीन बची रहा है, जो घर रहा है, उमा हक हमरो है। तो ऐसा अगर कोई बात कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? विधिक प्रतिनिधि। या जहाँ कोई पक्षकार प्रतिनिधिक रूप में वाद लाता है, या कोई जो प्रतिनिधि कहता है कि हम भी प्रतिनिधि हैं, उसके लिए वाद लाता है, तो वो भी आता है। जहाँ किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व रूप में वाद लाया जाता है, वहाँ वह व्यक्ति जिसके अंतर्गत आता है, जिससे वह संपदा उस पक्षकार के मरने या न्यायगत होती है, तो इस प्रकार का वाद लाया है, जिस पर लाया, तो ये क्या होता है? अंतःकालीन लाभ की परिभाषा आप सिर्फ इतना पढ़ लेना, कहाँ पे की गई है? 12 में। 11 में विधिक प्रतिनिधि हो गई, 12 में अंतःकालीन लाभ। फिर हम 13 में जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति केवल इतने पढ़ना है। बीएनएस में 21 में, इसमें कहाँ पे है? 13 में है। फिर हम बात करेंगे 2:16 विहित की, 2:18 नियम, 2:19 निगम, 2 हस्ताक्षरित की बात की गई है। उस 2 के 7A में अंडमान निकोबार, मतलब इंपॉर्टेंट धाराएं ही देखना है और फर्जी बातें नहीं करना है हमको। 2:17 लोक अधिकारी, ये भी केवल ऐसे देख लेना, फिर चले जाना आप सब। फिर अब हम शुरुआत करेंगे क्षेत्राधिकार, मुकदमा यानी वाद करने का स्थान के बारे में। तो धन संबंधित जो अधिकारता है, सेक्शन 6, 15 और 21 2 में बात की गई है। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार की बात की गई है 6 और 21 1 और 3 में बात की गई। और विषय वस्तु संबंधित जो वाद, क्योंकि देखो जब कोई वाद आप दायर करते हो तो एक तो होता है सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कि मामला वो धन संबंधित अधिकार होता है कि इतने धन तक, मतलब इतने पैसा 50,000 रुपये तक प्रथम श्रेणी न्यायालय सुनेगा, द्वितीय श्रेणी न्यायालय सुनेगा। तो ये एक ऐसे एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ, अंदर क्या प्रावधान है हम लोग देखते हैं। वहाँ पे होता है कि आपको केवल इतने ही पैसे की प्रॉपर्टी का मामला सुनने का अधिकार है, तो पैसे के हिसाब से कोर्ट डिसाइड है, तो वो धन संबंधी उनके पास अधिकारता होती है। दूसरी बात होती है उनको कुछ क्षेत्राधिकार दे दिया जाता है कि फला तहसील फला ज़िले के आप मुकदमा सुनेंगे, तो वो हो गया प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। एक होता है विषय वस्तु संबंधित कि विषय वस्तु डिसाइड कर दिया जाएगा कि आप सिविल मामले में खेती वाले मामला सुनोगे कि राजस्व वाले मामला सुनोगे कि आप पद और अधिकार संबंधित जो मामला होंगे उनसे सुनोगे। तो इस विषय वस्तु के हिसाब से भी डिसाइड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप क्षेत्राधिकार को देखते हैं। तो क्षेत्राधिकार में हम क्या यहाँ पे बात की गई कि अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित हो उसके सिवाय उसकी किसी बात का प्रभाव ऐसा नहीं होगा कि वह किसी न्यायालय को उन वादों की
पर अधिकारिता दे दी गई है, जिनकी रकम या जिनकी विषय वस्तु का मूल्य उसकी मामूली अधिकारिता की धन संबंधी सीमाओं से यदि कोई हो अधिक है, यानी अधिक है, तो अभिव्यक्त रूप जैसा वो बंधित हो। तो इसके बारे में आप देख लेना कि धन संबंधित अधिकारिता की बात कहाँ पे की गई है, धारा 6 और 15 और 21(2) में। और प्रादेशिक अधिकार कहाँ पे बात की गई, धारा 6, 21(1) और 2 में। और विषय वस्तु संबंधित बात की गई है 15(2) में। फिर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट धारा है जो पढ़ने जा रहे हैं, धारा 9। धारा 9 कहता है जब तक कि वर्जित ना हो, यानी मना न कर रहा हो, न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेगा। जब तक मना न किया गया, न्यायालय जितने भी सिविल मामले होंगे उनका विचारण करेगा। फिर है विवक्षित रूप से जो बातें हैं जो वर्जित की गई हैं, यानी मना कर दी गई हैं। कौन कौन सी बातें हैं, कहाँ कहाँ पर मना कर दिया गया है कि आप वाद को सुन नहीं सकते भले ही वो सिविल मामला हो। तो पहली है धारा 10। धारा 10 कहता है वाद का रोक दिया जाना। सब जुडिकेटा का सिद्धांत यहीं पर है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 में बात क्या की गई है, वाद का रोक दिया जाना, यानी सब जुडिकेटा का सिद्धांत है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है उसको क्या होता है, वाद के लिए रोक दिया जाता है, तो वहाँ पर क्या है, सिविल न्यायालय वाद का विचार नहीं करेगा। पूर्व न्याय का सिद्धांत कहाँ पे है, धारा 11 में। यहाँ पर होता है कि कोई पूर्व में मामला था, उसी विषय वह संबंधित था, उन्हीं से चीज़ों से जुड़ा हुआ मामला था, तो होता है कि आप पहले एक मामला था उसी तरीके का जिसमें न्यायालय ने डिसाइड कर दिया है, फिर आप उन्हीं तथ्यों उन्हीं बातों के लिए फिर से कोर्ट में आ रहे हैं, भले ही वो सिविल मामला है फिर भी उस पर क्या करेगा, न्यायालय नहीं विचारण करेगा। ऐसी बात 11 में की गई है। 12 में है अतिरिक्त वाद का वर्जन। अगर कोई आप होता अतिरिक्त वाद लाते हैं तो उसका भी वर्जन कर दिया गया है 12 में। 21(a) में बात की गई है कि वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास्त करने के लिए धारा 47 बात करता है प्रश्न जिसका उदाहरण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। क्या करेगा, जिसका ये है प्रश्न जिनका उदाहरण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा, तो उसकी बात कहाँ करी गई, 47 में। धारा 95 क्या कहती है, अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी, कुर्की या व्यादेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रतिकर, क्या है, अप्राप्त अधिकार अगर, तो उसके बारे में बात कहाँ गई है, तो 95 में बात की गई। धारा 144 कहता है प्रतिस्थापन के लिए वाद, तो ये ऐसे मामले हैं, यानी धारा 10 का वाद का रोक दिया जाना, पूर्व न्याय का सिद्धांत, धारा 11 अतिरिक्त वाद का वर्जन, धारा 12, धारा 21(a) वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप के बारे में बात की गया है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर चीज़ों को देख लिया। फिर हम बात करेंगे धारा 3 में। धारा 3 क्योंकि हमने 2 तक पढ़ लिया था, कुछ मेन बातें थी इसलिए मैंने यहाँ पर पढ़ाने के लिए फिर से कोशिश की कि आप लोग को समझा दिया जाए। धारा 3 क्या बात करती है कि न्यायालयों की अधीनस्थता, तो उच्च न्यायालय के अधीन, उच्चतम न्यायालय के अधीन कौन होता है, उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के अधीन होता है जिला न्यायालय, और जिला न्यायालय के अंतर्गत जो अधीन होता है सिविल न्यायालय होता है और लघुवाद न्यायालय होता है। तो इसके बारे में बात कहाँ की गई, धारा 3 में। धारा 3 ने कहती है कि न्यायालयों की अधीनस्थता, इस संहिता के प्रयोजन के लिए जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है तथा जिला न्यायालय से अवर श्रेणी का हर सिविल न्यायालय और हर लघुवाद न्यायालय उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीन है। यानी कि कौन कोर्ट किसके अधीन है, इसके बारे में बात कहाँ किया गया है, धारा 3 में की गई है। फिर हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट धारा 9 में, क्योंकि 9 ने हमने तो सिर्फ केवल इतनी बात पढ़ा था कौन किसके वर्जित कर दिया गया, मना कर दिया, लेकिन हमने क्लियर पूरी बातें यहाँ पे पढ़ेंगे भाग 1 में। एक बार हम लोग थोड़ा भाग धारा 9 क्या कहती है, जब तक कि वर्जित ना हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। सिविल प्रक्रिया के वाद क्या हैं, धारा 9 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार सिविल प्रकृति का वाद वह वाद होता है जिसमें संपत्ति संबंधित, पद संबंधित अधिकार प्रतिपादित होता है, चाहे ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधित प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से आधारित हो।
यानी सिविल वाद प्रकृति के वाद क्या है, इसके बारे में बात कहाँ पे बात की गई, सिविल प्रकृति के वाद होते क्या हैं। तो धारा 9 के स्पष्टीकरण 1 में बताया गया, क्या बताया गया कि सिविल प्रकृति का वाद वह होता है जिसमें संपत्ति संबंधित या पद संबंधित अधिकार प्रतिपादित होते हैं, चाहे ऐसा अधिकार धार्मिक कृत्यों या कर्मों संबंधित प्रश्नों के विनिश्चय पर पूर्ण रूप से आधारित है। यह स्पष्टीकरण 2 कहता है कि स्पष्टीकरण 2 के अनुसार इस धारा के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि स्पष्टीकरण 1 में विनिर्देशवाद के लिए कोई फीस या नहीं, अथवा ऐसा पद किसी विशेष स्थान से जुड़ा है या नहीं। फिर नोट यहाँ पर आपको देखना है कि इस बात का निश्चय कि कोई वाद सिविल प्रकृति का वाद है या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि वाद का मुख्य विचारणीय प्रश्न क्या है। यानी कि जो वाद जाएगा, वाद सिविल मामला है या नहीं है, इस बात का जो है पूरी तरीके से जो विचारण होगा जब प्रश्न का, तब उस पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बारे में बात की गई है पार्वती बनाम फतेह सिंह राव। इस केस में कहा गया कि किराया निर्धारण के लिए वाद सिविल प्रकृति का वाद है। क्लियर हो गया। तो फिर हम लोग देखेंगे एक लिस्ट कि वे वाद जो सिविल प्रकृति के हैं, वे वाद जो सिविल प्रकृति के नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आता है और आप लोगों से गलत होते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि ये बात तो सिविल संबंधित है तो सिविल प्रकृति का है। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, कम से कम इस पर 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार देखना है कि मंदिर या अन्य धार्मिक स्थल संबंधित वाद क्या है, सिविल प्रकृति का वाद है। पूजा के लिए वाद जो है वो भी सिविल प्रकृति का है। धार्मिक या अन्य जुलूसों से संबंधित वाद वो भी सिविल प्रकृति का है। मुर्दा दफनाने के अधिकार के लिए वो भी सिविल प्रकृति का है। दीवानी अपराध या दुष्कृत के लिए क्षतिपूर्ति वाद वो भी सिविल का है। संविदा भंग के लिए वाद वो भी सिविल प्रकृति का है। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत विशिष्ट अनुतोष के लिए वाद वो भी सिविल प्रकृति का है। साझेदारी के लिए वाद वो भी आपका सिविल प्रकृति का है। मताधिकार के लिए वाद वो भी आपका सिविल प्रकृति का है। राजमार्ग के उपयोग के लिए सिविल प्रकृति का है। विवाह विच्छेद दंपत्ति अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए सिविल प्रकृति का है। लेखा के लिए वाद सिविल प्रकृति का है। यह घोषित करने के लिए वाद की सरकारी सेवा में है या नहीं है, सिविल प्रकृति का है। अंश के लिए वाद सिविल प्रकृति का है। मूर्त या अमूर्त संपत्ति से संबंधित वाद सिविल प्रकृति का है। किराए या भाटक के लिए वाद सिविल प्रकृति का है। विधानमंडल के अधिनियमों की संवैधानिकता से संबंधित वाद सिविल प्रकृति का है। जहाँ पर्दा प्रथा प्रचलित है वहाँ उसके हनन पर वाद हेतु की उत्पत्ति होती है, तब भी सिविल प्रकृति का वाद माना जाता है। अब आते हैं कि कौन से मामले जो हैं सिविल नेचर के नहीं हैं। पद से संबंधित या केवल गरिमा या सम्मान की रक्षा के लिए जो वाद है तो वो सिविल प्रकृति का नहीं होगा। ऐसा वाद जिसमें मुख्य रूप से जाति संबंधित प्रश्न अंतर्भित है, केवल जाति संबंधित अगर प्रश्न उसमें संबंधित है तो वो सिविल प्रकृति का नहीं होगा। लोक नीति के विरुद्ध वाद, अगर कोई लोक नीति है उसके विरुद्ध आप वाद दायर करना चाह रहे हैं तो वो भी सिविल प्रकृति का नहीं। राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित वाद वो भी सिविल नेचर का नहीं है। पांचवा है कि ऐसा वाद जो किसी अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से वर्जित है, मना कर दिया गया, तो वो भी सिविल प्रकृति का वाद नहीं होगा। छठा है करार या चिरभोग पर आधारित न होने वाले स्वैच्छिक भुगतान को वापस पाने हेतु वाद, ये भी सिविल नेचर का नहीं होता। केवल धार्मिक कृत्यों के लिए वाद नहीं है सिविल नेचर का। एक केस था इस पर, उषा बेन बनाम भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर। ये केस आप थर्ड में भी पढ़ेंगे कि इस मामले में यह था कि वाद दाखिल किया गया था कि फिल्म जय संतोषी माँ के प्रदर्शन से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची थी। तो ये आप निर्धारित किया गया कि सिविल नेचर का वाद नहीं है। फिर हम लोग बात करेंगे, ये सारी धारा आपको 9 क्लियर हो गई होगी। अब धारा 10 बात करेंगे। धारा 10 कहती है विचाराधीन न्याय का सिद्धांत। तो रेस सब जुडिस से ये मतलब जो है आपका संबंधित धारा है और सिद्धांत पूछा भी जाता है। विचाराधीन न्याय का सिद्धांत किस धारा में है? धारा 10 में। धारा 10 क्या कहता है? वाद का रोक दिया जाना, स्टे ऑफ सूट। कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद का विचारण नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कोई भी न्यायालय ऐसे वाद का विचारण नहीं करेगा। किसमें नहीं करेगा? जिसमें वाद की विषय वस्तु वही है जो प्रत्यक्षता और सारता पूर्व में संस्थित वाद जो न्यायालय में लंबित है, संबंधित है।
यानी कि वही बातें हैं, वही चीज़ें हैं जो पहले एक वाद लंबित आप चल रहा है, वही बातें फिर से आप लेकर आ रहे हो। यानी हमारी भाषा में कहते हैं कि पहले जो बकचोदी की गई थी फिर वही बकचोदी करने आप न्यायालय में आ रहे हो। तो न्यायालय क्या कह रही है कि ऐसे वाद आप नहीं ला सकते, अन्यथा मत लेना, आप लोग बड़े हैं सब, ठीक है। धारा 10 में उल्लेखित, आप इसी भाषा में समझते हैं तो क्या करें, समझा दिया जाता है। धारा 10 में बात क्या किया जा रहा है, धारा 10 में उल्लेखित विचाराधीन न्यायालय के सिद्धांत को लागू करने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति आवश्यक है। यानी धारा 10 कब लागू होगी, धारा 10 लागू होने के लिए 2 वादों का होना आवश्यक है। यानी एक पहले वाद जो लंबित होना चाहिए, एक जो आप फिर से आए हैं। दूसरी बात है कि पश्चातवर्ती वाद एक ऐसे न्यायालय में संचित किया जाना चाहिए जिस पर इस संहिता के प्रावधान लागू है। यानी जो पहले जो वाद दायर किया गया था वो उस न्यायालय में दायर करोगे जहाँ पर उसको अधिकार होना चाहिए, तो ये बात आवश्यक है। तीसरी बात है कि दोनों वादों के विवादक विषय, प्रत्यक्षता और सारता समान होने चाहिए। यानी कि जो बात पहले वाले वाद में कही गई थी वो आज जो फिर से लाए हो, इसमें भी वही बातें प्रत्यक्ष रूप से हो या सारता, हम कह सकते हैं कि मामला आप वही कहना चाह रहे हो, तो ये बात साबित करनी चाहिए इस धारा को लागू कराने के लिए। चौथी बात है कि दोनों वाद या तो उन्हीं पक्षकारों के मध्य हो या उनके प्रतिनिधियों के मध्य हो। यानी कि जो भी ये वाद ला रहा है तो वो दोनों पक्षकार हों या उनके प्रतिनिधि हों, लड़का बच्चा हो, तब भी माना जाएगा कि ये धारा लागू होगी। पांचवी बात है कि ऐसे पक्षकारों का दोनों वादों में एक ही हैसियत के अधीन मुकदमेबाजी करना आवश्यक है, हैसियत एक ही होनी चाहिए। 6 क्या है कि वह न्यायालय जिसमें पूर्व वाद लंबित है पश्चातवर्ती वाद में मांगे गए अनुतोष को प्रदान करने में सक्षम है। 7 है कि पूर्ववर्ती वाद लंबित है। पहली बात है कि उसी न्यायालय में जिसमें पश्चातवर्ती वाद लाया गया है या बाद में स्थित किसी अन्य न्यायालय में या भारत की सीमाओं के बाहर किसी ऐसे न्यायालय में जिसे केंद्र सरकार द्वारा स्थापित या चालू रखा गया है, या चौथी बात है उच्च न्यायालय में। तो ये सारी बातें क्या हैं, ज़रूरी थी। और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण केस है, एक अशरफी लाल रामदेव बनाम नागोशी राम जगन्नाथ का केस है 1952। इसमें क्या कहा जाता है कि धारा 10 पश्चातवर्ती न्यायालय में दूसरे वाद को संचित करने से नहीं रोकती या फिर दूसरे वाद का विचारण करने से रोकती है। मतलब आप संचित कर सकते हो लेकिन विचारणा नहीं होगी। यानी ये क्या करती है, विचारण को रोकती है, ठीक है। धारा 10 ये बात कहाँ पे कही गई है, अशरफी लाल महादेव बनाम नागेशी राम जगन्नाथ में। अगली बात की गई है गिरीश चंद्र बनाम प्रजालाल, गिरीश चंद्र बनाम प्रजालाल। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है यदि किसी वाद का निर्णय तो दे दिया जाता है लेकिन आज्ञप्त नहीं बनाई जाती है तो ऐसे वाद को लंबित वाद की ही संज्ञा दी जाए। ये निर्णय दी जाती है, आज्ञा नहीं उसके लिए दी जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, तो लंबित वाद की संज्ञा दी जाएगी। किसने बात की गई है, तो गिरीश चंद्र बनाम प्रजालाल में। अगली बात हम धारा 10 का स्पष्टीकरण देखेंगे कि यदि कोई मामला विदेशी न्यायालय में लंबित हो तो भारत के किसी सक्षम न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है। नोट इसमें हमको पढ़ना है कि धारा 10 के प्रावधान निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होते। एक तो बेदखली का वाद निष्पादन कार्रवाई के लिए, या जहां दोनों कार्रवाइयाँ वाद ना हो, यानी वाद ही न माना जाए, तब वहाँ पर लागू नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है धारा 10 के। धारा 10 के उल्लंघन में पारित डिक्री शून्य या अकृत्य नहीं होगी। धारा 10 के अंतर्गत स्थगन आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि किस मामले में धारित किया गया है कि धारा 10 CPC के प्रावधान आज्ञापक हैं। तो ये प्रावधान आज्ञापक हैं, ये किसमें कहा गया था, तो मनोहर लाल बनाम सेठ हीरा लाल के बाद में। मनोहर लाल है और सेठ हीरा लाल है, उसमें बताया गया था। फिर है अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, मज़ेदार धारा है। इसमें उसका थोड़ा जो बात ऐसी वैसी ही लगभग होगी, वाद ही संचित करने से रोकने की बात होगी, लेकिन यहाँ पर होगा कि मुकदमा फाइनल हो गया है, वहाँ पर फाइनल नहीं हुआ था, लंबित था। इसमें है प्राग न्याय का सिद्धांत है, रेस जुडिकेटा का सिद्धांत है, किसमें, धारा 11 में।
बहुत इम्पोर्टेंट धारा है, मेंस के लिए भी ज़रूरी है और आप सबके एलएलबी के एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है, और जो भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी ये धारा है। इसमें सामान्य बात आप लोगों को पहले देखनी है कि प्राज्ञाय मैग्नाट एवं कोल बुक्स के उस कथन पर आधारित है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक विवाद के लिए एक वाद एवं एक अभिनिश्चय पर्याप्त है। कौन कहा था? मैग्नाट और एक कोल बुक्स थे। ये बात आप पाओगे नहीं किसी बुक में जल्दी से, हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ लीजिए अच्छे से, नोट भी कर लीजिए। बात क्या कही गई है कि मैग्नाट और कोल बुक्स ने कहा था, ये जो धारा है किस पे आधारित है? इन्हीं के कहने पर आधारित है, इनके कथन पे आधारित है कि एक विवाद के लिए एक वाद एक अभिनिश्चय पर्याप्त है। बात एक है, एक वाद है, एक ही अभिनिश्चय पर्याप्त है, बार बार नहीं होता है। जैसे आप लोग क्या करते हो कि एक बार एक दोस्त बना लिए तो हमेशा के लिए एक ही बनाओ, ठीक है, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। बार बार उसमें ना एक बार डिसाइड कर ले मेरा दोस्त है तो है। आप लोग हमारे विश्वास बनवा लिया कि हाँ विनीत सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो बना लीजिए ना। हंसी आ रही ना सबको? बना लीजिए, सच में बता रहे हैं, सही आपका भला हो जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे, ये तो मजाक हो गई हम लोगों की। फिर इसमें जो है लैटिन सूक्ति आप लोग सभी देख लेना कि राज्य के हित में मुकदमेबाजी का अंत हो और किसी व्यक्ति को एक ही वाद हेतु के लिए दोबारा तंग नहीं किया जाएगा। और ये बात है कि एक न्यायिक निर्णय को सही एवं अंतिम माना जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप सारे लैटिन सूक्ति को देख लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये नोट्स आपको मिल जाएगा फ्री में, कोई पैसा नहीं लेते हैं, हम आपको फ्री में ज्ञान देते हैं। फ्री में ज्ञान वैसे खतरनाक होता है, लेकिन आप लोग ले लीजिए। नोट बात की जाती है कि न्याय के सिद्धांत का विवेचन प्रमुख निर्देशक जो वाद है ड्यूचेस बनाम किंगस्टन में सर विलियम्स डी ग्रे द्वारा किया गया था। इसमें एक और केस है जो इम्पोर्टेंट है, गुलाम अब्बास और अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी और अन्य की बात है के बाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रयाग न्याय के दो मुख्य उद्देश्य बताए थे। पहली बात बताई थी कि मुकदमेबाजी का अंत हो, पक्षकारों को दोहरेवाद से सुरक्षा मिले। अब इसका हम अर्थ देखते हैं धारा 11 का कि प्रयाग न्याय का या पूर्ण न्याय क्या कहती है। कोई भी न्यायालय किसी वाद या विवादक का विचार नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कोई भी न्यायालय, कोई न्यायालय मतलब ABCD कोई न्यायालय नहीं, क्या नहीं करेगा? किसी वाद का विचारण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जिसके वाद पद में उन्हीं पक्षकारों के मत समक्ष न्यायालय द्वारा, यानी सक्षम कोई न्यायालय था, किसी पूर्ववर्ती वाद में, यानी पूर्ववर्ती यानी पहले के वाद में ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षता या सारता विवादक रहा हो, सुना जा चुका है या अंतिम रूप से विनिश्चित कर दिया जाए तो कोई भी न्यायालय नहीं सुनेगा। एकदम नॉर्मल से बात यही है कि वही झगड़ा लड़ाई कल भी थी कि दीदी मारी है और वही आज झगड़ा लड़ाई फिर से है और फिर मम्मी से कहने जा रहे हो, तो भाई इसका निपटारा नहीं किया जाएगा। ये बात बता दिया है बहुत क्लियर पापा ने कि भाई हम डेली तुम लोग वही नौटंकी करते हो, और एक बार हम कह दिए हैं कि भाई बहनों लड़ाई रोज़ होते हैं, ये सब माना जा रहा है, तो फिर वो होगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे महाराष्ट्र राज्य बनाम मेसर्स नेशनल कंपनी में क्या कहा गया था कि पूर्व का वाद तकनीकी आधार पर खारिज हुआ और गुड़ागुड़ पर निर्णित नहीं हुआ या पश्चातवर्ती वाद में पूर्ण न्याय के रूप में लागू नहीं होगा। स्पष्टीकरण एक क्या है? एक पहली बात की जाती है कि पूर्ववर्ती वाद का अर्थ है, पहले स्पष्टीकरण में बात कहा गया, स्पष्टीकरण पूछ लेता है कि किसमें क्या कहा गया। तो पहले स्पष्टीकरण में क्या कहा गया है? पूर्ववर्ती वाद का अर्थ बताया गया है। दूसरे स्पष्टीकरण में न्यायालय की साक्षमता बताई गई है। तीसरे स्पष्टीकरण में अभिकथन की स्वीकृति या अस्वीकृति की बात की गई है। चौथे में प्रत्यक्षता या सारता विवादक की बात की गई है। पाँचवें में अनतोष की मंजूरी की बात की गई है। छठे में व्युत्पन्न अधिकार के अंतर्गत दावा करने वाले व्यक्ति की बात की गई है। सातवें में टिप्पणी की निष्पादक कार्रवाई में धारा 11 के ऊपर लागू होंगे, इसके बारे में बात की गई है। और आठवें में सीमित अधिकारता वाले पूर्ववर्ती न्यायालय का विनिश्चय बात की गई। देखिए, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या मेंस में, तो मेंस में आपको ये स्पष्टीकरण लिखना होता है। तो केवल अगर आप ये भी लिख देंगे कि किसमें क्या कहा गया है, किस स्पष्टीकरण में क्या कहा गया। पहले में क्या बताया गया? पूर्ववर्ती वाद का अर्थ।
दूसरे में न्यायालय की साक्षमता अधिकार तक बारे में। फिर है तीसरे में कि अभिकथन की स्वीकृति या अस्वीकृति। चौथे में है प्रत्यक्षता एवं सारता विवाद। पाँचवें में है अनुतोष की नामंजूरी। छठे में है व्युत्पन्न अधिकार के अंतर्गत दावा करने वाले व्यक्ति के बारे में बात की गई। सातवें में है टिक्करी की निष्पादन कार्रवाई में धारा 11 के उपबंध लागू होंगे। आठवां है सीमित अधिकारिता वाले पूर्ववर्ती न्यायालय। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में कि विवाद विचाराधीन और प्रयाग न्याय में अंतर क्या है, ये आप सभी लोग पढ़ लेना, क्योंकि चीज़ें हमने आपको बता ही दिया है, आप लोग को याद हो गई होंगी। धारा 12 कहती है अतिरिक्त वाद का वर्जन, यानी मना करना कि अतिरिक्त वाद हम भाई नहीं सुनेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर कोई वादी किसी विशेष कारण के संबंध में आगे किसी वाद को संस्थित करने से नियमों द्वारा वंचित कर दिया गया है, या स्वयं कुछ अनुतोषों को या किसी एक अनुतोष को आगे किसी दूसरे वाद द्वारा प्राप्त करने के लिए छोड़ देता है, तो दूसरे वाद अतिरिक्त वाद कहा जाएगा। उदाहरण से समझ लेते हैं हम लोग कि एक भवन बी को 6,000 रुपये वार्षिक किराए पर दे देता है और सन 2011, 2002, 2003 इन सभी पूरे वर्षों का किराया दे है और जिसका भुगतान नहीं किया गया है। ए सन 2004 में खा पर सन 2003 के दे किराए के लिए वाद लाता है, तो ए इसके पश्चात खा के विरुद्ध 2001 और 2, यानी कि बात क्या था कि 2-3 साल का आपका किराया बाकी है, लास्ट में गए आप अंतिम साल का किराया के लिए वाद लाए हैं, तो फिर उसके लिए कहता है कि फिर अब तुम्हें जो छोड़ दिए हो उसके लिए फिर से वाद नहीं लाओगे कि साहब 2 साल का अब दिवा दे इधर 3 वाला, तो 2 साल पिछले वाला दिवा दो, नहीं, इसके लिए पूरी तरीके से मना करा जा रहा है धारा 12 के अंतर्गत। ये प्रावधान तो हमारे मकान मालिकों को भी पढ़ लेना चाहिए भाई, क्योंकि उनको बड़ी समस्या होगी भाई। हमारी वीडियो आप लोग पढ़ लीजिए मकान मालिक साहब, थोड़ा ज्ञान हो जाएगा यहाँ से, तो तुम लोग किराया अच्छे से वसूल सकते हो हमारे बच्चों से। और बच्चों को भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर मकान मालिक कभी किराया 2 महीने छोड़ ही नहीं तो फिर से नहीं मांग सकते हैं। कोरोना वाले बहुत लोग परेशान कर रहे हैं बाद में बच्चों को हमारे। तो फिर अब यहाँ पर बात है कि अतिरिक्त वाद वर्जित करने का नियम क्या है। तो धारा 11 जहाँ वाद प्रयाग न्याय से वर्जित कर दिया गया। 21 मैंने बता ही दिया था कि पूर्ववर्ती वाद में पारित डिग्री की विद्यमानता को वाद लाने से हेतु। 47 में जहाँ प्रश्न डिग्री के निष्पादन उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित हो। 95 जहाँ आदेश गिरफ्तारी प्रतिकर कुर्की आदेश के संबंध में हो। धारा 144 जहाँ प्रत्याशन का दावा किया गया हो। आदेश 2 नियम 2, आदेश 9 नियम 9, आदेश 22 नियम 9, आदेश 23 नियम 1, नियम 1(3) और नियम 3(a)। अब है विदेशी निर्णय। विदेशी निर्णय में तुम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। ये बात तो मैं पहले बता चुका था, अब भी मैं बता रहा हूँ, मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसकी परिभाषा पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मज़ा आएगा। आप लोग सोचेंगे कोई लॉलीपॉप मिलेगी, नहीं, इसका जो है 2(6) में विदेशी निर्णय की परिभाषा पढ़ चुके हैं, इसलिए ये इतना पढ़ना नहीं है आप लोग, तो ये बात छोड़ दीजिए। फिर 13 हमको पढ़ना है, जिसमें विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा। विदेशी निर्णय निश्चायक नहीं होगा, कब नहीं होगा? यदि उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाली जो पार्टीज़ के बीच हो, लेकिन 6 परिस्थितियों को छोड़कर निश्चायक होगा। अगर सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया है, तब क्या होगा? ये नहीं लागू होगा। मामले के गुण अवगुण के आधार पर नहीं किया गया हो, नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध था, निर्णय कपट द्वारा प्राप्त कर लिया गया था। यानी विदेशी निर्णय क्या था? सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया था, तब आप नहीं कह सकते कि विदेश में निर्णय ये हो चुका है तो भारत में क्यों सुना जा रहा है। गुण अवगुण के आधार पर नहीं किया गया था, तब करा जा सकता है। अगर वहाँ पर नेचुरल जस्टिस सिद्धांत नहीं फॉलो किया गया, कपट अगर हुआ था, या भारत में लागू किसी विधि के भंग करने के लिए वो निर्णय था, या अंतर्राष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध, या भारत की विधि को मामले में जिनने वाला लागू है मान्यता देने से इनकार करने वाली। यानी कि ये 6 बातें ऐसी हैं जो विदेशी निर्णय को क्या किया जाएगा, भारत में नहीं माना जाएगा, नहीं तो मान लिया जाएगा। एक तो सक्षम अधिकारिता के न्याय अधिकारिता ने वो जो डिसीजन दिया था विदेशी कोर्ट ने, वो सक्षम नहीं था। गुण अवगुण के आधार पर वो गलत था। नैसर्गिक न्याय का पालन नहीं किया था। कपट द्वारा वो निर्णय आप लेकर आए हो, या भारत की कोई विधि का उल्लंघन कर रहे हो, या अंतर्राष्ट्रीय विधि की उल्लंघन कर रहे हो, तो इस आधार पर क्या होगा कि विदेशी निर्णय को भारतीय न्यायालय नहीं मानेगा।
तो ये बातें हो गई। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, केस है मगन भाई छोटू भाई पटेल। मगन भाई यानी मगन जैसे आप लोग रहते हो, छोटू भाई पटेल और अनीबेन का केस है। और एक केस था गुरुदयाल सिंह बनाम महाराजा फरीदकोट का, एक ब्रजलाल बनाम गोविंद राम का। ये 3 केस इस पर हैं, पढ़ लेना एक बार आप लोग। विदेशी निर्णय के बारे में उपधारणा। तो 13 आपने विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा, 6 आधार पढ़ लिया। विदेशी निर्णय की बात कहाँ पे, हाँ विदेशी निर्णय की बात 2.6 में की गई थी। और विदेशी निर्णय के बारे में उपधारणा। उपधारणा क्या करेगा, यदि किसी भारतीय न्यायालय में विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जाती है तो न्यायालय ऐसे विदेशी निर्णय के सत्य होने की अवधारणा करेगा। परंतु यदि आपत्ति करने वाला पक्षकार चाहे तो ऐसे निर्णय की वैधता को चुनौती दे सकता है। जो आपत्ति कर रहा है वो उसकी वैधता को चुनौती दे सकता है। यहाँ पे बात की जा रही है कि भारत में विदेशी निर्णय को 2 तरीके से लागू करवाया जा सकता है, यानी विदेश का निर्णय भी भारत में लागू करवाया जा सकता है। ये प्रावधान उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी वीडियो पढ़ने की जो विदेश में रह रहे हैं। पहले क्या है कि भारतीय न्यायालयों में वाद संचित करके कि निर्णय की तिथि से, जो जब वहाँ पे निर्णय हुआ, निर्णय की तिथि से 3 वर्ष के भीतर ही कराया जा सकता है। यानी वहाँ पर जब निर्णय दिया गया हो तो 3 वर्ष के भीतर ही यहाँ पर कराया जा सकता है। दूसरी बात है निष्पादन की कार्रवाई द्वारा। धारा 44A, विदेशी निर्णय के निष्पादन के लिए अर्जी जिला न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। जैसे शिखर धवन वाला मामला था, तो अगर मान लीजिए विदेश में उनकी वाइफ ने कोई निर्णय अगर करवा लिया था कि बच्चा किसके पास रहेगा, ये शिखर धवन का, तो अगर उनको यहाँ पर भारतीय न्यायालय में वाद संचित करने की निर्णय करना था तो 3 वर्ष के भीतर ही कराया जा सकता है। और निष्पादन की कार्रवाई के लिए धारा 44 के अंतर्गत अर्जी जिला न्यायालय में दाखिल करना पड़ेगा। क्लियर हो गया भाई। शिखर धवन को आप सभी लोग जानते हैं, क्रिकेटर हैं भाई, थोड़ा टकला उकला छुलाया रहते हैं, टसन में रहते हैं। हमारे ओपनर बैट्समैन हैं, बहुत अच्छा भारत के लिए खेले हैं, एशिया कप में बहुत अच्छा कमाल करे हैं। आप भी एशिया कप इस समय देख रहे होंगे, इंडिया कमाल कर रही है, तो आप लोग पेपर में कमाल करेंगे हमारे साथ पढ़ के। ये सारी बातें होनी चाहिए हमारी तुम्हारे बीच, इसलिए हम बता देते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कि जिन स्थानों पर CPC का विस्तार नहीं है वहाँ के राजस्व न्यायालय द्वारा पारित टिकरी के निष्पादन से संबंधित प्रावधान निम्न में से किस धारा में दिए गए हैं। तो धारा 44, यानी राजस्व नहीं लागू है फिर भी है तो उसके प्रावधान कहाँ है, 44 में। फिर वाद करने का स्थान, यानी कि हम प्लेस ऑफ सूट की बात कहाँ पे करेंगे, तो इसके बारे में है कि धारा 15 क्या कहती है कि वह न्यायालय जिसमें वाद संचित किया जाएगा। तो कौन सा न्यायालय होगा जहाँ वाद संचित किया जाएगा, तो कहता है वह न्यायालय जिसमें वाद संचित किया जाएगा हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संचित किया जाएगा जो विचारण हेतु सक्षम है। धारा 15 क्या कहती है वह वाद जिसमें कहाँ जहाँ पर क्या है वाद संचित, मतलब आप मुकदमा लाओगे तो कहता है कि हर वाद निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संचित किया जाएगा जो विचारण के लिए सक्षम है। क्लियर। धारा 16 बात करती है कि विधि द्वारा निर्धारित धन संबंधित या अन्य परिसीमाओं के अधीन रहते हुए वे वाद जो अचल संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए हैं, अचल संपत्ति के विभाजन के लिए हैं, अचल संपत्ति की पूर्वबंध विक्रय या मोचन के लिए हैं, या अचल संपत्ति के किसी अन्य अधिकार या हित के अवधारण के लिए हैं, कर स्तंभ या कुर्की के वस्तुतः अधीन जो पद संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए हैं, तो उस न्यायालय में संचित किए जाएंगे जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह संपत्ति स्थित है। यानी अंचल संपत्ति की अगर कोई प्रत्युद्धरण के लेकर अगर वाद है तो वहाँ पे किया जाएगा जहाँ पर वो संपत्ति स्थित होगी। विभाजन संबंधित होगी तो उस न्यायालय में होगी जहाँ पर वो संपत्ति है और उस पर न्यायालय अधिकारिता जिसको होगी। अचल संपत्ति की अगर विक्रय से है, पूर्वबंध से है, तब भी वहीं। तो ये जितने आधार आपको बताए हैं हमने 5, उन 5 आधारों पर अगर कोई जहाँ पर वो संपत्ति स्थित होगी उसी न्यायालय की स्थानीय सीमा के भीतर जिसको अधिकारिता है वहीं पर केस आप करोगे। 16 क्लियर हो गई। धारा 17 कहती है कि विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद। अगर विभिन्न न्यायालय में अगर आपकी
विषय वस्तु स्थित है तो फिर आप वाद कहाँ करेंगे। तो इसमें कहता है कि वहाँ वाद ऐसे किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है जिसके स्थानीय सीमा के भीतर संपत्ति का कोई भाग स्थित है। जैसे प्रयागराज का है में कोई संपत्ति स्थित है, कोई गोरखपुर में स्थित है, कोई लखनऊ में स्थित है, तो जहाँ पर उसकी विषय वस्तु कहते हैं कि विभिन्न अधिकारिता के भीतर स्थित कोई संपत्ति स्थित है, विभिन्न अधिकारिता में कि उस पर गोरखपुर न्यायालय का भी है, प्रयागराज का है और लखनऊ का है। तो वाद ऐसे किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है जिसके स्थानीय सीमा के भीतर कोई भाग स्थित है। ये बात कहाँ पे की गई, धारा 17 में। धारा 18 क्या बात करती है, जहाँ यह विनिश्चय नहीं अचल संपत्ति किसी न्यायालय के अधिकारिता में स्थित है वहाँ वाद दायर करने का स्थान, यानी ये बात ही नहीं डिसाइड है कि ये संपत्ति है कहाँ, तब वाद कहाँ बात की गई है 18 में। तो वहाँ पे कहाँ पे करोगे, वहाँ उन न्यायालयों में से कोई एक न्यायालय में वाद दायर होगा एवं वहाँ उन न्यायालय उस कथन को अभिलिखित करेगा कि यहाँ वाद में अनिश्चितता है सीमाओं को लेकर, उसके वाद का आगे कार्रवाई करेगा मानो व उसके क्षेत्राधिकार, मतलब वो कहेगा कि क्लियर नहीं है कि ये आ रहा है लखनऊ में या प्रयागराज में, तो वहाँ पर क्या है न्यायालय उस कथन को अभिलिखित करेगा और वह वाद को अनिश्चित करेगा और सीमा को लेकर उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगा कि मानो उसके क्षेत्राधिकार में है। ये बात कहाँ पे की गई है, 18 में। 19 क्या कहती है, शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए, अगर कोई शरीर और हमारी जो चल संपत्ति है उनके भीतर किए गए अगर कोई काम है तो उसके प्रतिकर के लिए वाद की बात कहाँ की गई है, 19 में। तो वहाँ पर वाद कहाँ होगा कि जहाँ प्रतिवादी निवास कारोबार अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता हो, वादी के लिए विकल्प वाद संस्थित करने का है, मतलब वो कहीं जहाँ रहता हो वहाँ कर सकते हो, जहाँ वो कारोबार करता है वहाँ कर सकते हो, जहाँ वो अपने फ़ायदे के लिए काम करता है वहाँ पर कर सकते हो केस। ये बात कहाँ पे की गई है, धारा 19 में। धारा 20 क्या बात करती है, अन्य वाद कि वाद दाखिल किए जाने तथा प्रतिवादी निवास करता है या जहाँ वाद हेतु उत्पन्न होता है वहाँ पर, यानी वाद हेतु जहाँ पर प्रतिवादी निवास करता है वहाँ पर भी कर सकते हो, धारा 20। तो इस तरीके से आपने इतनी धारा देखा कि दो अधिकारिता संबंधित थी। 15 में था सबसे निम्नतम श्रेणी में करोगे, 16 में कहता है कि अगर इन सब चीज़ों से मामला है तो क्या करेंगे, उसके स्थानीय अधिकारिता के करोगे। 17 में कहता है कि अगर अधिकारिता विभिन्न जगह पे है कि विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता है तो उसमें क्या कहाँ पे करोगे, वहाँ पे बता रहे कि स्थानीय सीमा के भीतर है तो उसमें कोई भी भाग में कर सकते हो। 18 कहता कि निश्चित ही नहीं है तो निश्चित करके किया जाएगा, शरीर और जंगम संपत्ति के प्रति है तो जहाँ वो निवास है कारोबार है उसके हम 20 अन्य। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। देखो मैं पढ़ाता तो अच्छा हूँ आप लोग को, ये बात तो आप लोग नहीं मना कर सकते हो ना। हंसी आ रही ना, आएगी भैया, क्योंकि आपको लगता है ना कि हम पढ़ाते अच्छा नहीं, जब क्वेश्चन फंसेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ सर ने तो सही पढ़ाया था। तो पढ़ते रहिए फिर, बिना रुके बिना झुके और डटे रहिए हमारे साथ। फिर धारा 21 बात करती है। धारा 21 क्या कहती है, अधिकारिता के बारे में आक्षेप कि ऑब्जेक्शन आप कर रहे हो किसको लेकर, जुरिडिक्शन को लेकर, कि वाद लाने के स्थान धन संबंधित और निष्पादन न्यायालय। अधिकारिता के बारे में आक्षेप क्या क्या है, एक तो वाद के स्थान के बारे में हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, धन संबंधित बारे में ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और निष्पादन न्यायालय के बारे में ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो इसको सबसे इजी वे में हम समझते हैं। धारा 21 क्या कहती है, अगर आपको अधिकारिता के बारे में आपत्ति है तो आप आक्षेप कब लगाया जा सकता है। पहली बात है कि यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर और ऐसे मामले में जिन्हें सेटलमेंट इशू यानी विवादक तैयार है तो स्थिरीकरण के समय या उससे पहले आक्षेप ऑब्जेक्शन ला सकते हैं जब तक कि उसके परिणामस्वरूप न्याय की निष्फलता ना हुई हो। अगर कोई भी मामले में अगर धन संबंधित कोई वाद ला रहा है, उसके स्थान के बारे में अगर आक्षेप लगाना चाह रहे हो, धन संबंधी लगा रहे हो या निष्पादन न्यायालय के बारे में, तो आक्षेप यानी कि कब तुम वहाँ पर ऑब्जेक्शन कर देते हो, तो ऑब्जेक्शन यूएनआर कब करोगे उसके बारे में बात बताया गया है कि यथासंभव सर्वप्रथम अवसर पर, जब पहला आपको अवसर मिलेगा तो आप पहले ही लगा दोगे कि भाई ये गलत हो रहा है,
इनको अधिकार ही नहीं इस न्यायालय को। दूसरा है कि जब विवादक आपका तैयार हो रहा है, उसका स्थिरीकरण हो रहा है, तब आप आक्षेप लगा सकते हो, या जब तक कि उसके परिणाम न्याय निष्फल ना हुआ हो तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। ये बात कहाँ पे की गई है? धारा 21 में। क्लियर हो गया? फिर आप लोग पढ़िए, अपील एवं पुनरीक्षण न्यायालय में अलाउ नहीं है। ये बात किस केस में बताया गया है? ONGC वर्सेस उत्पल कुमार के बारे में। आक्षेप अलाउ नहीं है, कहाँ पर? अपील में और पुनरीक्षण में अलाउ तो बिल्कुल नहीं है। क्लियर हो गया? किसमें याद रखना है? अपील, पुनरीक्षण। आप लोग उबना मत, वीडियो पूरी पढ़ लेना, बीच में छोड़ोगे तो बहुत मारेंगे। 21A में 21A में बात क्या किया गया है कि वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर टिप्पणी को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन यानी मना कर दिया जाता है। क्या? वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर टिप्पणी को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन। कोई ऐसा वाद दायर नहीं करेगा जो टिप्पणी को अपास्त कर दे। ऑन ग्राउंड वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप है। 1970 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसको हम बहुत ईजी तरीके से समझते हैं कि किसी पूर्ववर्ती वाद में टिप्पणी की विद्यमानता को वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप के आधार पर प्रश्नगत करने वाला कोई वाद नहीं लाया जाएगा। यानी कि कोई पूर्ववर्ती वाद दे दिया गया है और उस वाद को केवल इसलिए विद्यमान कहते हो कि ये वाद, ये जो आदेश दिया गया था, डिग्री दिया गया था, ये गलत है क्योंकि उसमें स्थान के बारे में प्रॉब्लम चल रही थी। तो इसके लिए 21 कहता है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? कोई वाद नहीं ला सकते हो। इसके लिए वाद लाओगे तो मारे जाओगे कि इस पर प्रयाग का कोर्ट सुनेगा कि लखनऊ का सुनेगा। भाई जो तुम्हारी समस्या था, समस्या सॉल्व हो गई। आपने लखनऊ में स्थान के बारे में अब क्या है? जो समस्या थी, समस्या सॉल्व हो गई। स्थान को लेकर मना करती है 21A। क्लियर हो गई? संशोधन कब हुआ था? 21A 1977। याद रखना भैया, संशोधन बहुत पूछे जाते हैं। जब उनको कोई क्वेश्चन नहीं मिलता तो यही फर्जी क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, ये फर्जी ही है भाई, हंसो मत। वादों का अंतरण 22 से 25 में ये बात की गई है अंतरण संबंधित। वादों का अंतरण 25 क्या कहती है? अंतरण की बात करती है और शक्ति की। अंतरण से 22 और 23 बात करती है और शक्ति की बात करती है 24 और 25। तो अंतरण धारा 22 कब संचित किया जा सकता है? और धारा 23 कहती है आवेदन किस न्यायालय में किया जाएगा। धारा 24 कहती है कि हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अंतरण एवं प्रत्याहरण की शक्ति है। धारा 25 कहती है अंतरण की उच्च न्यायालय की शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 25। ये कहती है अंतरण की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति क्या है। हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अंतरण एवं प्रत्याहरण की शक्ति है। 23 में है आवेदन किस न्यायालय में किया जाएगा। 22 है कब संचित किया जा सकेगा। क्लियर है? तो ये कहे में वाद का अंतरण करना, ट्रांसफ़र ऑफ केस के बारे में बात की गई है 22 से 25 में। तो अंतरण कब और कहाँ की बात है? 22 और 23 में। तो पहले हम देखेंगे 22 धारा 22 कहता है वाद का अंतरण। जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में अंतरित किए जा सकते हैं उनको अंतरित करना आवेदन प्रतिवादी द्वारा कब? सर्वप्रथम अवसर पर विवादक स्थिरीकरण से पहले आवेदन किया जा सकता है पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात। यानी कि इस कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भाई मामला ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो आवेदन करेगा कौन? प्रतिवादी करेगा। कब करेगा? सर्वप्रथम अवसर पर, जब उसका विवादक स्थिरीकरण से पहले करेगा और पक्षकारों को सूचना दे देगा। क्लियर हो गया? 22। 23 क्या कहती है? 23 कहती है कि धारा 22 के अंतर्गत आवेदन किस न्यायालय में किया जाएगा। यानी कि जो 22 में है तो किस न्यायालय में आवेदन करोगे? भैया हमारा केस ट्रांसफ़र कर दो। बहुत लोग अपनी नौकरी ट्रांसफ़र करवा करते हैं कि जहाँ पर हमारी भाई पति देव है वहाँ पर पत्नी देव को पहुँचा दो। पत्नी देवी, देव गलत बोल दिए, पत्नी देवी को भी पहुँचा दीजिए। तो ये सब बहुत मामले आते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया? धारा 22 के अंतर्गत आवेदन किस न्यायालय में किया जाएगा? जहाँ विभिन्न न्यायालय अधीनस्थ हो। तो एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ हो, विभिन्न अपील न्यायालयों के हों परंतु एक ही हाईकोर्ट के अधीन हो, और विभिन्न न्यायालय के अधीनस्थ हों।
तब आवेदन अपील न्यायालय में होगा, यानी एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ हो तो आवेदन अपील न्यायालय में होगा। विभिन्न अपीलीय न्यायालय हो परंतु एक ही हाई कोर्ट के अधीनस्थ हो, हाई कोर्ट में होगा। अगर विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ हो तो आवेदन उस हाई कोर्ट में होगा जिसके स्थानीय सीमाओं में वह न्यायालय स्थित है। क्लियर है कि 12-22 के अंतर्गत आवेदन किस न्यायालय में किया जाए। धारा 24 में है पावर ऑफ कोर्ट 24 और 25, अंतरण एवं प्रत्याहरण की साधारण शक्तियाँ। कि अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्तियाँ क्या हैं, धारा 24 में बात की गई। कब किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकार को सूचना देने के पश्चात और सुनवाई के इच्छुक पक्षकार को सुनने के पश्चात स्वप्रेरणा से किसी भी प्रकरण में उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय अंतरण या प्रत्याहरण। अंतरण क्या होगा, किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई जो उसके सामने विचारण या निपटारे के लिए पेंडिंग है अपने अधीनस्थ न्यायालय को ट्रांसफ़र कर सकेगा जो इस हेतु सक्षम है। प्रत्याहरण को लेकर अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित वाद, अपील या अन्य कार्रवाई का प्रत्याहरण कर सकेगा तथा किसी विचारण या निपटारे कर सकेगा। निपटारे हेतु अपने अधीनस्थ न्यायालय को ट्रांसफ़र कर सकेगा। विचारण न्यायालय हेतु रीट्रांसफ़र पर कर सकेगा। सेम कोर्ट को उसमें विड्रा किया था। फिर धारा जो हमको 25 पढ़नी थी, उच्च न्यायालय वादों आदि को अंतरण करने की शक्ति। किसी पक्षकार को आवेदन पर और पक्षकारों को सूचित करने के पश्चात जो पक्षकार नई सुनवाई के इच्छुक हैं तो उसको सुनने के पश्चात, तो कहते हैं कि कब किसी भी प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट में लगे कि न्याय की प्राप्ति हो तो ऐसा आदेश देना समाचीन है तो फॉर्म क्या करेगा, एक हाई कोर्ट या अन्य सिविल न्यायालय से किसी राज्य के या दूसरे हाई कोर्ट में या दूसरे राज्य के किसी सिविल न्यायालय में वाद, अपील या अन्य कार्रवाई अंतित कर सकता है। चौथा यहाँ पर हमको पढ़ना है उपधारा कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाले हैं तो सुप्रीम कोर्ट आवेदन को आदेश देगा कि आवेदन को 2000 रुपये प्रतिकर के रूप में दे। ये बात कही गई। इस पर एक केस भी है, दीप्ति भंडारी बनाम, यानी तुच्छ बातें हैं, आप फालतू में ट्रांसफ़र करने के लिए केस को परेशान कर रहे हो तो ये बड़ी समस्या होती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट आपको अर्थदंड लगा सकता है 2000 रुपये का। याद करना है 25 में अर्थदंड कितना लगा सकता है, 2000। बेटा आपको मैं स्पेशल कह रहा हूँ, XYZ जितने भी लोग हैं ये बात अच्छा सा दिमाग में बैठा लें। 2000 का जुर्माना लगेगा धारा 25 में। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको तंग कर रहे हो, तुच्छ बातें लेकर चले आते हो कोर्ट में, उसके लिए दंड दिया जाएगा। फिर है धारा 26, ये भी इम्पोर्टेंट है, वादों का संस्थित किया जाना। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स की बात की जाती है। इसके साथ आदेश 4 भी पढ़ना है। तो वादों का संस्थित किया जाना, हर वादपत्र को उपस्थित करने या ऐसे अन्य प्रकार से जैसा विहित किया जाए संस्थित किया जाएगा। प्रत्येक वादपत्र के तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाएंगे। यहाँ पे बात क्या किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वाद कहाँ पे होगा, वादपत्र को उपस्थित करके या उस ऐसे अन्य प्रकार से जैसा विहित किया जाए संस्थित किया जाएगा, यानी कि वहाँ पर जाके दे दोगे। प्रत्येक वादपत्र के तथ्य जो हैं शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाएंगे। जितने भी आपने वादपत्र में बातें लिखी हैं, जो आप फॉर्मेट बनाए हो, उसको शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाएगा। आदेश 4 क्या है कि वादों का संस्थित किया जाना। नियम 1 और नियम 2। नियम 1 क्या कहता है कि वादपत्र द्वारा वाद प्रारंभ होगा। वाद कैसे संस्थित किया जाएगा, नंबर 1, हर वाद न्यायालय को या इस हेतु निमित्त किसी अधिकारी को 2 प्रतियों में वादपत्र प्रस्तुत किया जाएगा। कितनी प्रतियों में, 2 प्रतियों में। और ये प्रस्थापित कब किया गया है, बात 1 तारीख 7वां महीना 2002 को दाखिल किया जाएगा। यानी कोई भी, जब आप लोग सिविल मामला दाखिल करवाने जाओगे, जो हमारे भाई नए वकील हैं उनको नहीं ये बात पता होगा, हर वाद न्यायालय को या इस हेतु निमित्त किसी अधिकारी को 2 प्रतियों में वादपत्र प्रस्तुत करेंगे तभी वो दाखिल किया जाएगा केवल। ठीक है, ये बात कहाँ पे की गई है, आदेश 4 के नियम 1 में। नियम
एक में यह बात है। दूसरी बात है कि हर वाद पत्र आदेश 6 एवं 7 के नियमों का अनुपालन करेगा। किसका पालन करेगा? 6 एवं 7 के। तीसरी बात इसमें याद रखने योग्य है कि जब तक उपनियम 1 व 2 का पालन नहीं होगा वह वाद पत्र दाखिल नहीं समझा जाएगा। फिर है कि नियम दूसरा क्या है कि वादों का रजिस्टर। न्यायालय हर वाद की विशिष्टियों को सिविल वाद रजिस्टर में दर्ज कराएगा और ऐसी विशिष्टियां हर वर्ष उसी क्रम में संख्यांकित होंगी जिसमें वाद पत्र ग्रहण किया। रजिस्टर की बात कहाँ की गई है? 4 के नियम 2 में। वाद पत्र का प्रारंभ होने के बाद है कि नियम 4 के 1 में। क्लियर हो गया? थोड़ा बहुत लाइक वाइक कर दीजिए भाई, ऊब रहे हो तुम लोग, हम लग रहा है। धारा 27 और 32 भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो सम्मन और प्रकटीकरण के बारे में बात करता है। इसके साथ आदेश 5 सम्मनों का निकाला जाना एवं उनकी तामीली के बारे में बात है। बहुत इत्मीनान से पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है, हम भी खा पी के एकदम बैठे हुए हैं आपको पढ़ाने के लिए। यहाँ पे बात की जा रही है कि सम्मनों का निकाला जाना एवं उनकी तामीली। उस सम्मन के बारे में आदेश 5 में ही बात की गई है और धारा 27 से 32 में सम्मन और प्रकटीकरण के बारे में है। आदेश 7 नियम 9 क्या कहता है कि वादी द्वारा वादपत्र के साथ सम्मन की प्रतियां भी लगाई जाएंगी। यानी वादी द्वारा जब सम्मन 7 और आदेश 7 नियम 9 क्या कहता है कि वादी द्वारा जब वादपत्र के साथ सम्मन की प्रतियां भी लगाई जाएंगी। आदेश 5 क्या कहता है कि प्रतिवादी को जब सम्मन दिया जाएगा, सम्मन को अगर प्रतियां नहीं आया है तो आदेश 9 लागू हो जाएगा। आदेश 16 एवं 16A क्या कहता है? गवाह को सम्मन। आदेश 16 एवं 16A क्या कहता है? गवाह को सम्मन। इसके साथ सेक्शन 31 पढ़ना है। आदेश 27 धारा 27 और 32 यानी इसके अलावा जो सम्मन रिलेटेड प्रावधान है आदेश 7 के नियम 9 में है। क्या कहा गया है? वादी द्वारा वादपत्र के साथ सम्मन की प्रतियां भी लगाई जाएंगी। आदेश 5 कहता है प्रतिवादी को सम्मन। अगर प्रतिवादी नहीं आया है तो आदेश 9 लागू होता है। आदेश 16 एवं 16A क्या कहता है कि गवाहों को सम्मन। 16A किससे संबंधित? गवाहों को सम्मन। इसको बात धारा 31 में भी की गई है, गवाह को सम्मन। और धारा 27 से 32 सम्मन और प्रकटी संबंधित प्रावधान ही है। अब आप लोग को एक साथ ये धाराएं पढ़ा देंगे, आप लोग घोट के पी जाएंगे और आप हमको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे 2 लोगों से। ये भी हम तभी ये बताएंगे और तभी यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा जब आप लोग लाइक वाइक करवाएंगे। धारा 27 क्या बात करती है? प्रतिवादियों को सम्मन। प्रतिवादी को सम्मन। जहाँ वाद सामयिक रूप से संचित हो चुका है वहाँ प्रतिवादी को दावे के उत्तर एवं उपस्थित हेतु सम्मन निकाला जाएगा। यानी सामयिक रूप से वाद संचित हो गया है, वहाँ प्रतिवादी को दावे के उत्तर एवं उपस्थित होने हो सम्मन निकाला जाएगा। ये बात कहाँ पे की गई है? यानी प्रतिवादी को सम्मन कहाँ दिया जाता है? 27 में। नोट यहाँ पर याद करके रखना है भाई, 1-2 रुपये का नोट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है यह। कहता है कि सम्मन वाद संचित करने के 30 दिन के भीतर निकाला जाएगा। जब वाद संचित हो जाएगा आदेश 4 के अंतर्गत तो फिर 30 दिन के भीतर निकाला जाएगा सम्मन। ये टाइम याद रखना है। फिर यहाँ पर और वादी को तो हो गया 27 में, और तो प्रतिवादी यानी गवाह को सम्मन कहाँ पे दिया जाएगा? तो सबूत देने के लिए, दस्तावेज पेश करने के लिए उसको धारा 27, 28, 29 लागू है। गवाह को सम्मन 31 में है। 28 क्या कहता है? जहाँ प्रतिवादी किसी दूसरे राज्य में स्थित है। अगर भाई सम्मन निकाला गया 27 में, दूसरे राज्य में स्थित है, तो उसके बारे में बात कहाँ पे की गई है? धारा 28 में। धारा 28 क्या कहती है? अन्य न्यायालय को सम्मन भेजा जाएगा। वहाँ न्यायालय ऐसे कार्रवाई करेगा मानो उस सम्मन उसी ने निकाले हो। दिन कार्रवाई के अभिलेख को पुनः उसी न्यायालय को लौटाएगा। सम्मन की भाषा उप धारा 2 में वर्णित अभिलेख की भाषा से भिन्न है तो सम्मन हिंदी में है तो हिंदी में, यदि अन्य भाषा में हो तो हिंदी या इंग्लिश में अनुवाद भी भिजवाएगा। ये प्रावधान लागू है 1/5/1970 से। फिर है 29 विदेशी सम्मनों का तामील। अग्नि विदेशी कोई सम्मन होगा उसको कैसे तामील किया जाएगा? तो भारत के किसी ऐसे भाग में स्थापित सिविल या राजस्व न्यायालय द्वारा जिस पर संहिता के उपबंध लागू नहीं है या
भी किसी ऐसे सिविल या राजस्व न्यायालय पर जो भारत से बाहर हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है, भारत से बाहर ऐसे न्यायालय पर इसमें अधिसूचना द्वारा घोषित है कि इस धारा के उपबंध लागू हैं। सम्मन व आदेशिकाएँ उन राज्यों के न्यायालय को भेजी जाएगी, वे ऐसे न्यायालय द्वारा ही निकाली जाएगी जहाँ CPC लागू है। धारा 30 है प्रकटीकरण एवं कितना याद रखना है, प्रकटीकरण के बारे में प्रावधान कहाँ है, 30 है। धारा 32 में है व्यतिक्रम के लिए दंड, क्लियर है। व्यतिक्रम के लिए दंड यहाँ पर याद कर लेना कि धारा 30 के अधीन जो सम्मन निकाला गया उसकी हाजिरी के लिए विवश किया जा सकता है, गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है, संपत्ति और विक्रय किया जा सकता है, 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, उपसंजात हेतु में प्रतिभूत का आदेश कर सकेगा। व्यतिक्रम की दशा में सिविल कारावास भी किया जा सकता है। तो जुर्माना 5,000 याद कर लेना, यहाँ से पूछा जाता है। फिर है निर्णय और टिक्करी के बारे में, आदेश 33 धारा 33 और आदेश इसके साथ 20 पढ़ना होता है। क्या है, न्यायालय मामले की सुनवाई हो चुकने के पश्चात निर्णय सुनाएगा और ऐसे निर्णय के अनुसरण में डिक्री पारित करेगा। कहाँ पे बात की गई है, 33 में। 34 बात करती है ब्याज की, इंटरेस्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 34 कहती है ब्याज धन के संदाय की डिक्री में न्यायालय को ब्याज दिलाने का अधिकार है। मूल राशि पर 3 प्रकार का ब्याज लगता है। मूल ब्याज पर वाद संचित करने की तारीख तक और मूल ब्याज पर मतलब से यानी प्राप्त कब से कब तक, वाद संचित करने की तारीख से और डिग्री की तारीख तक। और मूल ब्याज पर क्या होता है, डिग्री की तारीख से और संदाय का नहीं 6% वार्षिक दर से। अगर डिग्री में ब्याज देने के लिए नहीं कहा गया है तो यह ब्याज के संदाय में डिग्री मौन है, तब क्या समझा जाएगा, न्यायालय ने ऐसा ब्याज दिलाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए अलग से वाद लाया जाएगा। केस है, इस पर पढ़ लेना। धारा 35 और 35B में खर्चे की बात की गई है। 35 खर्चे सभी वादों के आनुषंगिक खर्चों को दिलाया न्यायालय के विवेकाधिकार पर होगा। इस न्यायालय को यह अवधारण करने की शक्ति है कि ऐसे खर्चों जिसके द्वारा किसी संपत्ति में की सीमा तक दिए जाते हैं, धारा 35 है। और 35B मिथ्या या तंग करने वाले या प्रतिरक्षा के लिए करात्मक खर्चे हैं, कहाँ लागू है कहाँ लागू नहीं। किसी भी वाद में अन्य कार्रवाइयों में जिसके अंतर्गत निष्पादन कार्रवाई आती है, अपील या पुनरीक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। ग्राउंड है, कोई भी पक्षकार दावे या प्रतिरक्षा के बारे में इस आधार पर आक्षेप करता है कि दावा या प्रतिरक्षा या उसका कोई भाग उस पक्षकार के ज्ञान में मिथ्या या तंग करने वाला है, तो प्रतीकात्मक खर्च की सीमा जो है उसके बारे में है कि अधिकतम 3,000 रुपये या अपनी अधिकारिता से अनधिक जो भी रकम कम हो दिला सकता है, लेकिन इससे वह व्यक्ति आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं होगा। फिर धारा 35B में है विलंब कारित करने के लिए खर्चे, यदि किसी वाद की कार्रवाई के लिए उसमें कोई कार्रवाई करने के लिए नियत उसकी तारीख को वाद कोई पक्षकार कार्रवाई करने में है तो उस तारीख को संहिता उसकी अपेक्षित की जा सकती है, असफल रहता है। तो इसके बारे में एक बार पढ़ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम भाग 1 तक ही बात रखते हैं। अब थोड़ा हमारा काम है, उस काम को कर लेते हैं, फिर हम आपको सेकंड पार्ट में ये चीज़ें बता देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने बहुत धैर्यपूर्वक सुना है। हमारी अगला भाग हम कल पढ़ाते हैं। जय हिंद दोस्तों।